हेलो बच्चों, माई सेल्फ साहिल। वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो, स्पेक्ट्रा हम पहले पढ़ चुके हैं। स्पेक्ट्रा का मतलब होता है ग्रुप ऑफ लाइंस। ग्रुप ऑफ लाइंस, ठीक है। ग्रुप ऑफ लाइंस को आप क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रा कहते हैं, ठीक है। इसके बाद लाइन जो है, आप लास्ट वीडियो रिवील करके देखना, वहां पे मैंने आपको ये बताया था कि दो तरीके से स्पेक्ट्रा बनते हैं, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा और एक एमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के अंदर तो सिर्फ हम एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे थे। एमिशन स्पेक्ट्रा की हमने डिफरेंट टाइप पढ़ी थी। एमिशन स्पेक्ट्रा में मैंने आपको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा बताया था, उसके बाद मैंने आपको लाइन स्पेक्ट्रा बताया था। तो जहां पे लाइन स्पेक्ट्रा की बात हो रही है, इसका मतलब यहां पे हम क्या स्टडी कर रहे हैं? एमिशन स्पेक्ट्रा। इस एमिशन स्पेक्ट्रा का मतलब क्या है? मान लो कि कोई सिस्टम है, इस सिस्टम के ऊपर आपने लाइट इंसिडेंट कराई, ठीक है। इसके ऊपर आपने लाइट इंसिडेंट कराई, लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय इट। ये सिस्टम क्या करेगा? इस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। इसके बाद यहां पे क्या आएगा? सिस्टम विद एब्जॉर्ब्ड लाइट। सिस्टम के पास अभी लाइट इसने एब्जॉर्ब कर रखी है। अब क्या होगा? लाइट एमिट होगी, मतलब ये लाइट को छोड़ देगा। एमिशन का मतलब होता है बाहर निकलना। लाइट एमिट, दैट इज रिलीज ऑफ लाइट, रिलीज ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट। जो लाइट इसने एब्जॉर्ब करी थी उसको ये रिलीज कर रहा है, ठीक है। इसके बाद अब यहां पे हमारे पास क्या बच रहा है? सिस्टम। तो जब किसी भी सिस्टम ने जिस लाइट को एब्जॉर्ब किया है, ठीक है, अब उसने इस लाइट को एमिट किया। अगर आप इस लाइट की स्टडी कर रहे हो तो इस स्पेक्ट्रा को हम कहेंगे एमिशन स्पेक्ट्रा। स्टडी ऑफ एमिटेड लाइट is called as emission spectra। जो स्टडी है एमिटेड लाइट की, ये इसके केस में जो स्पेक्ट्रा बन रहा होगा, इसको हम क्या कहेंगे? एमिशन स्पेक्ट्रा। अगर आप इसको स्टडी कर रहे हो, लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय इट, ये जो एब्जॉर्ब्ड लाइट है, अगर इसको स्टडी कर रहे हैं तो इसको आप कहेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। स्टडी ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट, स्टडी ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। जब हम एब्जॉर्ब लाइट की स्टडी करते हैं तो इस स्पेक्ट्रा को आप क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और एब्जॉर्ब लाइट जब एमिट हो रही है, इसको स्टडी करते हैं तो आप क्या कहते हैं? एमिशन स्पेक्ट्रा। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के अंदर देखो क्या हो रहा है आपको। अब एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जो हमारे पास लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, मान लो कि जब बात आती है एटम की, एटम अगर लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, इफ लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय एटम, अगर हम ये कह रहे हैं ना कि एटम लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है। इट मीन्स लाइट इज
एब्जॉर्ब्ड बाय इलेक्ट्रॉन। अगर आप ये कह रहे हैं ना कि आप कोई एटम लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो लाइट कौन एब्जॉर्ब करेगा? इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेंगे। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। फिर जब बोहर का एटॉमिक मॉडल आपको पढ़ाया, तो बोहर के एटॉमिक मॉडल के अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब इलेक्ट्रॉन लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो वो लो स्टेट से कहां चला जाता है? हाई स्टेट पे। ठीक है, तो ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन, अब यहां पे अगर आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा स्टडी कर रहे हो, तो ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन इलेक्ट्रॉन विल jump from low energy state to high energy state। जब आप बात करेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां जा रहा होगा? लो एनर्जी स्टेट से कहां पे जा रहा होगा? हाई एनर्जी स्टेट के ऊपर जा रहा होगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन आप खुद देखो, आप सिस्टम था, सिस्टम मान लिया कि एटम है, एटम ने लाइट को एब्जॉर्ब किया, तो लाइट किसने एब्जॉर्ब करी है? इलेक्ट्रॉन ने। अब इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? हाई स्टेट में। इलेक्ट्रॉन इज इन हाई एनर्जी स्टेट। इलेक्ट्रॉन कहां पे है? हाई एनर्जी स्टेट पे है। अब वो क्या कर रहा है? लाइट को एमिट कर रहा है। तो जब वो लाइट को एमिट कर रहा है, तो वो क्या करेगा कि हाई स्टेट से वापिस कहां पे वापिस आ जाएगा? लो स्टेट पे। तो यहां पे हम करेंगे स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन गोइंग फ्रॉम हायर स्टेट टू लोअर स्टेट। एमिशन स्पेक्ट्रा के अंदर हम स्टडी करेंगे किस चीज की? जब इलेक्ट्रॉन हाई स्टेट से कहां पे वापस जा रहा होगा? लो स्टेट के ऊपर। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के अंदर हम स्टडी करेंगे कि यहां पे इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? लो स्टेट से कहां पे? हाई एनर्जी स्टेट के ऊपर। आपको ये दो चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद फिर हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब लाइन स्पेक्ट्रा की बात आती है, तो लाइन स्पेक्ट्रा हमेशा किसका होता है? एटम का। ये मैंने आपको वहां पे भी लिखवाया था। अगर खाली इतना लिखा जाता ना, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, तो दैट वाज डिफाइंड। ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि लाइन स्पेक्ट्रा हमेशा किसका बनता है? एटम का बनता है। ठीक है, तो भाई अब हम स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं कि बनेगा कैसे, ये सारा जो प्रोसेस है ये होगा कैसे। अब देखो, इसके केस के अंदर हम एक डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस को भर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको एक दो पॉइंट और हैं वो बता देता हूं, फिर हम स्पेक्ट्रा स्टडी करेंगे। मान लो कि कोई बॉन्ड है। बॉन्ड का मतलब होता है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बॉन्ड का मतलब क्या होता है? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अब इस केस के अंदर मान लो कि अगर आपको फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करने हैं, ब्रेकिंग ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, अगर आपको फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। इसके बाद अगर आपको, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर जनरेटेड, अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो रहे हैं तो वहां पे क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी। क्या होगी? एनर्जी रिलीज। ठीक है, अब देखो, अब
आपने 9th क्लास में ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ी थी, ठीक है, ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर। उसी कंसेप्ट के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हम बताते हैं और फिर देखेंगे कि बॉन्ड को ब्रेक कैसे करते हैं। अब मान लो कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, ठीक है। बॉन्ड का मतलब क्या है? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ये बनता कैसे है? आपने ये पढ़ा था कि दोनों हाइड्रोजन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं? म्यूचुअल शेयरिंग। भाई दोनों क्या करते हैं? अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं? म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। और म्यूचुअल शेयरिंग के बाद क्या बन जाता है? H2। आपने यही पढ़ा था, ठीक है। आपने जब इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाई थी तो कुछ ऐसे बनाया होगा कि भाई ये मान लो कि पहले हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और ये इसका इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही दूसरे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये ओवरलैप करते हैं ऐसे इसके ऑर्बिट, और यहाँ पे ये बॉन्ड बनता है। और ये हमारे पास क्या बन रहा था? H2 का डॉट स्ट्रक्चर बनाई थी। आप यहाँ पे डॉट लगा रहे होगे ऐसे, डॉट स्ट्रक्चर ऑफ H2, ठीक है। अब आप वो पॉइंट को पढ़ो। देखो मैंने वहां पे आपको बताया कि बॉन्ड क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर हमें बॉन्ड को ब्रेक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। अगर आपको फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जनरेट करने हैं तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। अब मुझे बॉन्ड तोड़ना है, क्योंकि मैं क्या पढ़ रहा हूं? मैं लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम पढ़ रहा हूं, ठीक है। तो भाई मैंने क्या कराया? मैंने यहां पे इस स्टेप के ऊपर यहां पे मैंने एनर्जी सप्लाई कर दी, ठीक है। जब मैंने यहां पे एनर्जी सप्लाई कर दी तो एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करेगा? एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स। एनर्जी को कौन एब्जॉर्ब करेंगे? इलेक्ट्रॉन। अब अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा? ब्रेकिंग हो जाएगी। किसकी? बॉन्ड की, ठीक है। तो इससे क्या होगा? ब्रेकिंग ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। यहां पे क्या होगा? ब्रेकिंग होगी। किसकी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। एंड molecule will break into atoms। जब फोर्सेस टूट जाएंगे, अब देखो ये प्रोसेस वापिस हो रही है। मैंने इस बॉन्ड को तोड़ दिया तो वापिस से क्या बन जाएंगे? एटम, ठीक है। तो भाई यहां पे क्या बन गए? एटम। अब इसके बाद आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि कोई भी एनर्जी सप्लाई कर दी और बॉन्ड टूट गया। हमें एक ऐसा फोटोन सप्लाई करना पड़ेगा जिसकी एनर्जी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसके बराबर है या उससे ज्यादा है, ठीक है। एनर्जी सप्लाइड मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड। अब आप क्या कर रहे हैं? आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वो या तो इक्वल होनी चाहिए या ज्यादा होनी चाहिए। किससे? उस एनर्जी से जो रिक्वायर्ड है उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ठीक है। भाई आपा ने क्या करा? एनर्जी सप्लाई कर दी, बॉन्ड टूट गए, क्या बन गए? एटम, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद स्पेक्ट्रा बनता कैसे है? अब मान लो कि भाई मैं जो एनर्जी सप्लाई कर रहा हूं वो बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उससे बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब मैं पॉइंट आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं इसके साथ ही वी आर अप्लाइंग एनर्जी
in high amount than required for dissociation of bond। मैं क्या कर रहा हूं, मैं ज्यादा एनर्जी सप्लाई कर रहा हूं, किससे? उस एनर्जी से जो बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद मैंने आपको एक चीज ये बताई थी कि एनर्जी को एब्जॉर्ब कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आप सोच के देखो कि अपन ने एनर्जी सप्लाई करी, फोर्सेस टूट गए, एटम बन गए, इसका बनेगा क्या? इसका कुछ ऐसे बन रहा होगा कि दोनों अलग हो जाएंगे। आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी molecule will break into atoms। मॉलिक्यूल ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, ब्रेक किया और क्या बन गए? एटम। अब इस केस के अंदर देखो क्या है कि दिस इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन is left with some energy। अब मैंने पॉइंट आपको ये कहा है कि भाई हम वो एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं जो हाई अमाउंट में है, किससे? वो अमाउंट ऑफ एनर्जी से जो रिक्वायर्ड है, किससे? बॉन्ड को तोड़ने के। ठीक है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए थी उससे ज्यादा एनर्जी मैंने सप्लाई कर दी भाई। अब अगर एनर्जी ज्यादा है तो बाकी बची हुई एनर्जी किसके पास रह जाएगी? इलेक्ट्रॉन के पास, क्योंकि मैंने आपको पहले ये पॉइंट बताया है कि एनर्जी को एब्जॉर्ब कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। अब अगर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी बची हुई है तो इसके बाद क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करेगा, कहां पे? लो स्टेट से हाई स्टेट पे। नाउ इलेक्ट्रॉन विल jump from lower orbit to higher orbit। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? जंप करेगा, कहां पे? लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट पे। अब फिर आपने एक चीज का और ध्यान रखना है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने पास एनर्जी 10 की पावर 8 से लेके 10 की पावर -11 सेकेंड तक रख सकता है। अगर मैं आपको ये बता दूं यहीं पे कि इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट इन हायर स्टेट फॉर ओनली 10 की पावर -8 टू लेके 10 की पावर -11 सेकेंड तक। भाई इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में सिर्फ इतनी देर के लिए ही एग्जिस्ट कर सकता है। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? सो इलेक्ट्रॉन विल लूज एनर्जी। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एनर्जी को लूज करेगा। अब कहां आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन इन लोअर स्टेट। इलेक्ट्रॉन कहां पे आ जाएगा? लोअर स्टेट पे। अब इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी को लॉस कर रहा है उस लॉस्ट एनर्जी की स्टडी को आप क्या कहते हैं? एमिशन स्पेक्ट्रा। स्टडी ऑफ एनर्जी आफ्टर लॉस इज कॉल्ड एज एमिशन स्पेक्ट्रा। यहां पे आप क्या कर रहे हैं? ये बेसिक पॉइंट है जो हम करने वाले हैं। मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं। एक डिस्चार्ज ट्यूब लूंगा मैं। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर भाई मैं उस H2 मॉलिक्यूल को लूंगा। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मैं H2 मॉलिक्यूल को लूंगा। मैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर H2 मॉलिक्यूल के ऊपर लाइट इंसिडेंट कराऊंगा। लाइट इंसिडेंट कराने पे मॉलिक्यूल किस में ब्रेक होगा? एटम में। अब एटम
के जो इलेक्ट्रॉन है वो बची हुई एनर्जी के साथ कहां पे जंप करेंगे, हायर ऑर्बिट के अंदर जंप करेंगे। अब हायर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितनी देर के लिए एग्जिस्ट कर सकता है, 10 की पावर -8 से लेके 10 की पावर -11 सेकंड तक एग्जिस्ट कर सकता है। अब वो क्या करेगा, एनर्जी को लॉस करेगा। जब वो एनर्जी को लॉस कर रहा है, उस एनर्जी की जो स्टडी है उसी को आप क्या कहते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक है, अब जो यहां पे आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, इस चीज का भाई आप ध्यान रखना कि जहां पे मैं यहां पे एनर्जी सप्लाई कर रहा हूं, मैं वोल्टेज लगाऊंगा, ठीक है, और वोल्टेज जो होगी वो होगी वेरिएबल। वोल्टेज जो होगी वो क्या होगी, वेरिएबल होगी। भाई अलग अलग वोल्टेज को आप अप्लाई करते रहेंगे तो कुछ एटम किसी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे होंगे, कुछ एटम अलग एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे होंगे। ठीक है, वेरिएबल वोल्टेज का जो मतलब है वो ये है कि डिफरेंट इलेक्ट्रॉन विल एब्जॉर्ब एनर्जी ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। डिफरेंट वोल्टेज का मतलब है कि अलग अलग एटम जो है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के फोटोन को क्या कर रहा होगा, एब्जॉर्ब कर रहा होगा। ये एक बेसिक पिक्चराइजेशन है। अब मैं आपको सारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप बताता हूं कि होगा क्या। आपको ये बेसिक समझ में आ गया होगा, होप सो। अब देखो कि आपने इसको पढ़ना कैसे है। आप एक डिस्चार्ज ट्यूब लेंगे, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस को फिल करेंगे और फिर उसको स्टडी करेंगे। मैं आपको डायग्राम बना के दे देता हूं। देखो ऐसे एक हम डिस्चार्ज ट्यूब ले रहे होंगे, यहां पे मैं 2 इलेक्ट्रोड लगा रहा हूं। इलेक्ट्रोड को मैंने वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया। यहां पे ये मैंने बैटरी लगाई हुई है, ठीक है, जहां से मैं हाई वोल्टेज को अप्लाई करूंगा। यहां पे मैंने हाइड्रोजन गैस फिल करी हुई है। ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, गैस का जो प्रेशर है यहां पे मैंने लो रख रखा है। इसके बाद अब आप कहोगे कि भाई कैथोड रे में भी तो यही सेटअप लिया था। अब बात तो यही आती है ना कि कैथोड रे के अंदर भी सेटअप यही था। कैथोड रे के अंदर कुछ और जनरेट हो रहा था, यहाँ पे कुछ और जनरेट होगा। आपको ध्यान रखना है कि कैथोड रे के अंदर, या लिख लो आप, इन कैथोड एंड एनोड रे स्टडी, कैथोड और एनोड रे स्टडी के अंदर हमने क्या किया था, 10,000 वोल्ट के करीब तो वोल्टेज अप्लाई करी थी, और हमने 10 की पावर -2 ATM के अराउंड प्रेशर रखा था। ठीक है, और ये हमारे को ये वोल्टेज और ये प्रेशर जनरेट करके दे रहा था। H2 में ये बना के दे रहा था 2H+, और क्या हो रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे थे। ठीक है भाई, जब आप H2 गैस ले रहे थे तो H2 गैस का कैथोड और एनोड रे स्टडी में क्या बन रहा था, 2H+ बन रहे थे, और ये क्या कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस। अब देखो आपने एक टर्म पढ़ी थी आयनाइजेशन एनर्जी की। यहां पे क्या होगा कि वेरी हाई वोल्टेज है, तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब है
वो क्या है, वो बहुत हाई है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल कम आउट ऑफ एटम। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, एटम से बाहर आ जाएगा। अब देखो इस केस के अंदर ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मान लो कि ये H और H है, ठीक है, ये इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, ये ऐसे आपने एनर्जी सप्लाई करी, ये टूट गया, ये ऐसे बना, ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही एक और बन रहा होगा ये। अब इसके बाद देखो पॉइंट ये है कि भाई अगर इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर है या उससे ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर आ जाएगा, ठीक है। इफ एनर्जी रिक्वायर्ड, इफ रिमेनिंग एनर्जी, आप ऐसे लिख लो, इफ रिमेनिंग एनर्जी इज वेरी मच हाई, दैट इज, अगर ये एनर्जी दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, आयनाइजेशन लिख लो आप, आयनाइजेशन एनर्जी। अगर इलेक्ट्रॉन के पास बची हुई एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर है या उससे ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल कम आउट, और फिर क्या बन जाएगा, हमारे पास ये बच जाएगा +1 और साथ में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या बन जाएगा, H+ और साथ में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कैथोड रे स्टडी के अंदर क्या होता है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं, जिस वजह से क्या होता है, पहले तो ये ब्रेक करता है, ब्रेक करने के ये बनता है, बची हुई एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम से बाहर आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस केस के अंदर जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं लाइन स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, आप यहां पे जो पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हो या जो प्रेशर रख रहे हो वो कैथोड रे और एनोड रे के बराबर नहीं रखोगे, ठीक है। हेयर अप्लाइड प्रेशर एंड वोल्टेज आर वेरी मच लेस देन एज इन कैथोड रे एंड एनोड रे स्टडी। अब जो आप यहां पे पोटेंशियल अप्लाई करोगे, अब देखो यहां पे जो आप अप्लाइड प्रेशर और वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो बहुत कम होगा किसके केस से, एज इन केस ऑफ कैथोड रे एंड एनोड रे स्टडी। तो यहां पे होगा क्या कि यहां पे एटम तो मॉलिक्यूल टूट के एटम तो बनाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन विल जंप इनटू हायर स्टेट, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा कहां पे, हायर स्टेट पे, बट विल नॉट कम आउट ऑफ एटम, लेकिन वो एटम से बाहर नहीं आएगा। वहां पे कैटायन और एनायन बन रहे थे, यहां पे कैटायन और एनायन नहीं बनेंगे। यहां पे क्या होगा, सीधा आप ऐसे लिखोगे 2H बनेंगे जिसके पास क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन कहां पे है, हायर स्टेट में है। जब ये वापिस आ रहा होगा तो उस लाइट की जो हम स्टडी करेंगे उसी को आप क्या कहेंगे, लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो भाई ये अपना कुछ बेसिक पॉइंट है, आपको अब ये ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर में हम पढ़ेंगे कि भाई ये लाइन स्पेक्ट्रा बनेगा कैसे, जो लाइन बनेगी हम उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, ठीक है, उसको क्या क्या नाम देंगे, अल्फा लाइन बीटा लाइंस करके ऐसे लाइनों के नाम होते हैं, ठीक है।
फिर आप इसमें आगे पढ़ेंगे कि भाई जो लाइट एमिट हो रही है या जो लाइंस बन रही है उनकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ कैसे वेरी करेगी। ठीक है, तो आज आपका काम यही है, आपने ये बेसिक पॉइंट ध्यान रखने हैं, इसको पढ़ना है अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक आप इसको ही आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।